नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया प्रैक्टिस सेट जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का बिहार मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 शिक्षक हेतु के लिए जो नियुक्ति परीक्षा होने वाली है उसका प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यह रुक्मणी का वॉल्यूम 2 है जो कि टेस्ट सीरीज के साथ डिस्कशन दिया गया है। तो यह जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वह कक्षा 6 से 8 शिक्षक जो होंगे सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड उनके लिए प्रैक्टिस सेट है जो कि बिहार विद्यालय के पाठ्यक्रम एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी से पूर्णतः तैयार है। साथ में देखिए क्या दिया हुआ है, 12 सेट बीपीएससी टीआरई 2, 3 एवं पुनर्परीक्षा 19/7/24 में पूछे गए प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है। तो यह कक्षा 6 से 8 जो टीचर हैं उनके लिए यह सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट दिया है, जिसमें कि देखिए कुल 150 प्रश्नों का संख्या है। 30 प्रश्न जो है आपके भाषा के हैं और 40 समान अध्ययन और 80 समान विज्ञान से रिलेटेड है। और कुल समय का अवधि आपका 2.5 घंटे और कुल अंक है आपको 150, यानी कि हर एक प्रश्न जो है आपका 150 नंबर का है और 150 अंक है, तो एक नंबर का हर एक प्रश्न हो गया। तो इसमें टोटल देखिए इस बुक में 52 सेट्स दिया गया है, जिसमें 13 इतिहास, 13 भूगोल, 13 राज्य व्यवस्था और 13 अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होंगे। तो 13 सेट यानी कि टोटल 52 सेट आपको इसमें दिए गए हैं सामाजिक अध्ययन से। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट जो है टेस्ट सीरीज है बिहार विद्यालय शिक्षक कक्षा 6 से 8 के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज का अपना किसी भी एग्जाम में अलग ही मायने होता है, महत्व होता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 कक्षा 6 से 8 टीचर के लिए, जो कि मध्य विद्यालय शिक्षक हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 का है ये सेट नंबर 1। तो सेट नंबर 1 का पहला जो क्या हुआ है आपका पार्ट लैंग्वेज में दिया हुआ है। पार्ट 1 में लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों। तो पार्ट 1 का हिंदी और इंग्लिश में देखिए क्या है, पहला आपका प्रश्न है इंग्लिश से रिलेटेड। इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज। तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपको बताना है, कौन थे। फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 1 का। दूसरा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। इसको जो है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो वो होगा वेरी, क्या होगा, वेरी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब क्या होता है, थका हुआ होता है, वेरी मतलब होता है थका हुआ। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो डिले का आपका एंटोनिम मतलब कि उल्टा शब्द बताना है। तो डिले मतलब होता है देर करना। तो देर करना का एंटोनिम क्या होगा, एडवांस या कंटिन्यूअस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडवांस। एडवांस मतलब क्या होता है उसका हिंदी में आगे होता है, और डिले मतलब क्या होता है देर करना। तो देर का हो जाएगा आगे, एडवांस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तीसरा नंबर प्रश्न का। चौथा कंप्रीहेंशन है, 4 से लेकर 8 तक कंप्रीहेंशन को पढ़ के आपको आंसर देना है। तो क्या है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन। कुछ जो है आपका ब्लैक स्थान जो आपका दिया हुआ है वहाँ पे आपको अल्टरनेटिव जो है आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपको भरना है, जैसे 1 2 3 4 5। तो चलिए कौन सा आपका होगा ऑप्शन भराएगा। तो दिल्ली रिकॉर्डेड ए स्पेल ऑफ लाइट रेन, ठीक। उसके बाद आपका ब्लैंक है फ्राइडे इवनिंग विथ ह्यूमिडिटी लेवल रिमेनिंग ऑन द हायर साइड थ्रू टू यहाँ डे। तो आपको देखिए आपको पढ़िए कंप्रीहेंशन को। और चलिए चौथा नंबर का पहला क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रिशिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। तो ब्लैंक नंबर 1 में आपका जो हो जाएगा वो होगा ऑन फ्राइडे होगा, क्या होगा, ऑन फ्राइडे होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा है आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि सिलेक्ट द मोस्ट, आपका ब्लैंक नंबर 2 में आपको सिलेक्ट करना है। तो ब्लैंक नंबर 2 में आपको जो सिलेक्ट करना है उस जगह पे आपको क्या होगा, जो उसके जगह होगा डे के बाद क्या होगा आपका दोस्तों, ये होगा द का प्रयोग करना चाहिए, द के पहले, डे के पहले द डे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है THE द डे। छठा नंबर है कि आपका ब्लैंक नंबर 3 में जो है आपका क्या आपका उस जगह पे भराएगा। तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों आर एक्सेप्टेड, क्या होगा
आर एक्सपेक्टेड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न का आर एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट आपका सातवां देखिए, ब्लैंक नंबर 4 में क्या होगा। तो ब्लैंक नंबर 4 में आपका सातवां में जो होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है। तो उसके जगह पे होगा आपका लाइकली, यहाँ पे आपका लाइकली होगा। चौथा नंबर LIKE लाइकली आपका 4 नंबर पे बढ़ाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आठवां में हो जाएगा आपका लो लेइंग, जो आपका ब्लैंक नंबर 5 में होगा वो होगा लो लेइंग। यहाँ पे आपका होगा LOWLAYNING लो लेइंग। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आठवां का। तो ये जो आपका कम्प्रीहेंसर 4 से 8 है, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप तो जान ही गए कि पहला में क्या होगा। चौथा नंबर में आपका हो जाएगा ऑन हो जाएगा, पाँचवा में आपका हो जाएगा द हो जाएगा, छठा में हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड हो जाएगा आर एक्सपेक्टेड, और सातवां में आपका हो जाएगा लाइकली, और आठवां लो लेइंग। तो चलिए 9वां नंबर आपका फिर क्या दिया गया, 9 से 13 गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रिका में आपको अंकित करना है आपका सही उत्तर। तो राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। उनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य के अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उसमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। तो राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। तो हम लोग गद्यांश पढ़ लिए और गद्यांश से संबंधित आपके सभी प्रश्नों का आंसर देना है। तो 9वां है कि आपका प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो सर्वाधिक जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो होगा भाषा का महत्व होगा। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां है कि अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है। तो अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ होता है क्या दोस्तों, प्रकट करना, या क्या होता है उसको व्यक्त करना, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, प्रकट करना। ऑप्शन नंबर सी 10वां नंबर प्रश्न का। 11 है कि प्रकट का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रकट का विलोम शब्द जो होगा वो होगा आपका गुप्त होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 11 नंबर प्रश्न का। 12 है कि नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो तरंगनी तो है, तटनी भी है, लेकिन ईला जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ईला जो है किसका है, वो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। याद रखिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो है ईला है, नदी का नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 12 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर क्या है आपका, गद्यांश का आशय है। तो आपको गद्यांश जो आप पढ़ें उसका आशय क्या है, उसका यही आशय है कि भाषा की समानता जो है मनुष्य को निकट लाती है, यही आशय है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपका सभी आपका हिंदी भाषा से रिलेटेड है। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचर लगाते हैं। तो स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं हलंत। क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है कि भूतकाल का विलोम शब्द। तो भूतकाल का उल्टा शब्द होगा आपका अनागत काल या भविष्यत काल। तो आपका अनागत काल और भविष्यत काल आपका दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अथाह में उपसर्ग जो है आपका अ उपसर्ग है उपयुक्त। तो अ यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अ उपसर्ग। 17 है कि नीलगाय पद में समास है। तो नीलगाय पद में जो है आपका कर्मधारय समास है। क्या है, कर्मधारय समास। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट है 18 के निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है आपका अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य इनमें से है वो है आपका मैंने कहीं नहीं जाना है। तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य जो होगा वो होगा मुझे कहीं नहीं जाना है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बाकी ये सभी आपका शुद्ध है, ये अशुद्ध है।
अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुपात शब्द में जो है आपका अनु उपसर्ग है, कौन सा? अनु। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनु। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। क्या है? पुल्लिंग शब्द की पहचान करना। इन चारों में करवाहट, चाय, बचपन और उपयुक्त में से एक से अधिक, ये कौन आपका करेक्ट आंसर है? तो बचपन जो है आपका यह पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। क्या है? बचपन जो है पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 20वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है कि कबूतर दाना चुगते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त प्रवाची शब्द बताइए। तो उपयुक्त प्रवाची शब्द बताना है, तो वो हो जाएगा आपका कपोत। क्या होगा? कपोत जो है उपयुक्त प्रवाची शब्द है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट है 22 की हिंदी वर्णमाला में अह और अह क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में अह और जो जो है अयोग वाह है। क्या है? अयोग वाह। तो अयोग वाह यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 22 का। 23 है कि आपका प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो प्रियतम का जो स्त्रीलिंग रूप होगा दोस्तों वो होगा प्रियतमा होगा। क्या होगा? प्रियतमा। सो ऑप्शन नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो अपेक्षा शब्द का समानार्थी शब्द है उसका है आकांक्षा। आकांक्षा यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, आकांक्षा। अपेक्षा का समानार्थी शब्द है आकांक्षा। स्तन्य शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रवाची शब्द चुनना है। तो स्तन्य शब्द का प्रवाची शब्द है दूध। दूध यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य प्रवाची शब्द इसका है क्षीर है, गोरस है, पीयूष है, पेय है, दोहज है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दूध स्तन्य का। 26 नंबर प्रश्न क्या है? दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो तद्भव शब्द जो है वो है आपका बाह, मत्स्य या दूध, कौन सा है? तो इसमें जो है आपका बाह जो है तद्भव शब्द है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तत्सम शब्द जो होगा वो होगा आपका भुजा होगा, और दूध का तो दूध ही होगा, और मत्स्य का क्या हो जाएगा आपका तद्भव हो जाएगा मछली। ये आपका तत्सम शब्द दिया हुआ है, इसका तद्भव जो हो जाएगा वो होगा मछली हो जाएगा। तो तद्भव शब्द जो है आपका बाह इसका करेक्ट आंसर है। एक 26 नंबर प्रश्न का 27 के शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? तो शुद्ध जो लिखा हुआ है वह आधारित सही लिखा हुआ है इस प्रकार से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 27 का करेक्ट आंसर है। आत्मोत्सर्ग शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। आत्मोत्सर्ग शब्द जो है इसमें कौन सा संधि है? उसमें गुण संधि है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। 29 नंबर है कि सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष में दोस्तों कर्मधारय समास है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष। 30वां नंबर प्रश्न क्या है कि अप्सरा शब्द का समानार्थ शब्द चुनिए। तो अप्सरा शब्द का समानार्थ शब्द है देवबाला। क्या है? देवबाला जो है अप्सरा का समानार्थ शब्द है। सो ऑप्शन सी 30वां का करेक्ट आंसर है। तो पार्ट 1 से आपके लैंग्वेज यानी भाषा से 30 प्रश्न आपके समाप्त हुए। अब पार्ट 2 जो है जनरल स्टडी से आपके प्रश्न होंगे 40। तो चलिए आपका 31वां प्रश्न पार्ट 2 का जनरल स्टडीज का पहला प्रश्न। विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुतों से टुकड़ों में बट जाता है, तो फटने से बने टुकड़ों के संयोग का योगफल क्या होगा? तो वो होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, ना ही ऋणात्मक होगा, ना ही शून्य से अधिक होगा, ना ही शून्य से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है आपका 31वां का। 32 है कि वह कौन सा गैस है जो CaO से अभिक्रिया करता है लेकिन NaHCO3 से अभिक्रिया नहीं करता है? कौन सा है बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, या Cl2 है? तो वह दोस्त है CO2। CO2 जो है CaO से अभिक्रिया करता है लेकिन NaHCO3 से अभिक्रिया नहीं करता है। तो CaO जो है CO2 के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा जानते हैं? वो बनेगा आपका CaCO3। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? वो है आपका
हाइपोथाइसिस और कौन सा है दोस्तों, हाइपोथाइसिस और प्यूटरी, दोनों जो है आपको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर रहेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हाइपोफाइसिस और प्यूटरी जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाते हैं। 34 है कि किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र सी से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित या किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा। तो वह जो होगा दोस्तों एफ और सी के बीच में होगा और छोटा होगा, स्मॉल होगा, इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। इनमें से 35वां है कि कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। तो परागकोश भी है और तंतु भी है, लेकिन जो वर्तिका जो है आपका नहीं है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तिका। नेक्स्ट आपका क्या है कि 36वां, वन जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध पहुंच होती है, क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यान यह कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ध्वनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है। तो धमनियों की जो विशेषता का सही वर्णन करता है वो विकल्प है आपका कि वो मोटी भित्तियां, कोई भी बल्ब नहीं होता है, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है, यह धमनियों का विशेषता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 है कि पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कौन सा विकल्प जो है एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है। तो है दोस्तों भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन, ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। 39 है कि भारत और मलेशिया के बीच मार्च 2024 में समुद्र लक्ष्मण नामक समुद्री सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है। तो आयोजित किया गया दोस्तों विशाखापत्तनम, भारत में। सो ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम 39 का। 40 है कि हाल ही में जारी फसलों के अग्रणी उत्पाद राज्य की रिपोर्ट 22-23 के अनुसार फल उत्पादक में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो शीर्ष राज्य है आपका एपी यानी आंध्र प्रदेश दोस्तों, फल उत्पादक में शीर्ष राज्य है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर है कि भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया है। तो उन भारतीय का नाम है दोस्तों आरोह बरजात्या। क्या है नाम, आरोह बरजात्या, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरोह बरजात्या। 42 है कि हाल ही में चर्चा में रही बिहार की रश्मि कुमारी है। तो रश्मि कुमारी क्या है दोस्तों, ना ही वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, ना ही फुटबॉल खिलाड़ी है, ना ही वो खो खो खिलाड़ी है। वो दोस्तों रश्मि कुमारी जो है वो है आपका कैरम खिलाड़ी है। सो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, वह कैरम खिलाड़ी है जो कि 2024 में 12वीं बार राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप खिताब जीती है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य जो वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणी रहा है। तो उसका नाम है दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। 44 है मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो दुनिया का पहला देश बन गया है वो है नाइजीरिया। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 है कि अहमद अल सबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो बने हैं कुवैत के। किस देश के, कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम है अहमद अल सबा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 45 का करेक्ट आंसर है। 46 नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या है कि अक्टूबर 23 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया है। तो ग्रहण किया है जनरल रघु श्रीनिवासन ने 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पद ग्रहण किया। सो ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और ये जो है सड़क सीमा संगठन BRO, इसका स्थापना किया गया था 1960 ईस्वी में। और जो है यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है आपका सीमा सड़क संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। 47 से 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल कौन थे? तो दिल्ली के कोतवाल थे उससे पहले गंगाधर नेहरू जी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गंगाधर नेहरू जो है दिल्ली के अंतिम कोतवाल थे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 48 नंबर प्रश्न है कि यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो निम्न में से किस देश की कंपनी शामिल नहीं थी? इसमें से जो है आपका हॉलैंड और पुर्तगाल देश की तो कंपनी शामिल थी, लेकिन स्पेन देश की कंपनी शामिल नहीं थी दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेन। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो क्रांतिकारी का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। इन दोनों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा दी गई, यानी 49 का एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो जो है काकोरी स्थान पर कब 9 अगस्त 1925 को यह जो है ट्रेन को लूट लिए थे। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन लंदन में प्रशिक्षित गुजराती मूल के वकील यानी कि लॉयर ऑफ गुजराती एक्सटॉर्शन था? तो इनका जो नाम है दोस्तों वो है मोहम्मद अली जिन्ना। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्याओं का एकमात्र समाधान जो है वह समाजवाद है? तो वो कहे थे 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का। 52 है कि रॉबर्ट क्लाइव का भारत का नक्शा बनवाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी रॉबर्ट क्लाइव ने? तो सौंपी थी जेम्स रेजेल को भारत का नक्शा बनवाने की जिम्मेदारी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर है कि करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? तो करो या मरो नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था। कब? 14 जुलाई 1942 याद रखिएगा, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव पारित किया गया था। कहाँ? वर्धा में। वर्धा ये भी याद रखिए स्थान। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर प्रश्न की इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल इनमें से थे सर जेम्स डेविड शिप्टन। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1936 से लेकर के 1937 तक थे, एक साल तक के। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर की भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो यह जो है 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। कितने? 7। तो ये 7 कौन कौन से देश हैं ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका पहला अफगानिस्तान हो गया, दूसरा आपका पाकिस्तान हो गया, तीसरा आपका भूटान हो गया, चौथा आपका नेपाल हो गया, पांचवा आपका चीन हो गया, छठा आपका म्यांमार हो गया और सातवां आपका बांग्लादेश हो गया। ये सातों जो है देशों के साथ जो है भारत की भू सीमाएं जुड़ी हुई है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 55 का। 56 है कि भारत में विमानन उद्योग का आरंभ किस वर्ष टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ? तो इसका जो शुरुआत हुआ था 1932 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस के साथ शुरुआत हुआ विमानन उद्योग का। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 56 का करेक्ट 1932 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 है कि गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह जो है घटप्रभा इसकी कई सहायक नदियों में से एक है। यह जो है गोदावरी नदी के संबंध में कथन गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? तो उसका जो नाम है दोस्तों वो है लोनार झील, जिसका जो है उल्का पिंड के टकराने से जो झील का निर्माण हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का। 59 है कि भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय
मानसून जलवायु के लिए प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून। 60 नंबर है कि वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ। तो ओजोन का जो स्तर कम होना वो 1980 से शुरू हुआ। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है। तो पहला भारतीय रिजर्व वन जो इनमें से वह है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सिल्क सिटी के नाम से जो है भागलपुर जिला को जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भागलपुर में जो है रेशम उद्योग एवं सिल्क टेक्सटाइल संस्था स्थित है। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर, वो आपके सब मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। तो आपको मैथ से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो आपको कॉपी पे आराम से बारी बारी से बनाइए। 63 से लेकर 70 तक आपके मैथ के रिलेटेड प्रश्न है। तो आपको जो इसका आंसर जो है आपको वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा। आप सभी मैथ के प्रश्नों को आराम से सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो देख लीजिए 63 से लेकर आपके 70 तक सभी मैथ के प्रश्नों समाप्त होते हैं। अब 70 के बाद 71 जो है आपका पार्ट 3 सोशल साइंस से स्टार्ट होता है, जो कि सोशल साइंस में किससे पहले इतिहास से स्टार्ट होगा सोशल साइंस का। तो पहला प्रश्न क्या है आपका सोशल साइंस का इतिहास का, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। बौद्ध संगति का आयोजन किन स्थानों पर किया गया था, पाटलिपुत्र, राजगीर, कश्मीर। ये जो है आपका दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। जो आपका वैशाली में भी आयोजित किया गया था, कश्मीर में भी आयोजित किया गया था और राजगीर में भी आयोजित किया गया था। तो ये जान लीजिए। तो पहला बौद्ध संगति जो आपका फर्स्ट हुआ था वो हुआ था आपका राजगीर में, ठीक। तो राजगीर में जो हुआ था वो कब हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व हुआ था। और कौन करवाए थे, अजात शत्रु ने, ठीक। इसका जो हो जाएगा अजात शत्रु पहला बौद्ध संगति राजगीर 483। और नेक्स्ट आपका दूसरा जो हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, वो हुआ था कब 383 ईसा पूर्व में। वो कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। तो वैशाली में हुआ था, ये किसने कराया, कालाशोक ने। किसने, कालाशोक। और तीसरा जो है आपका हो जाएगा वो होगा 256 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों तीसरा। तो इसे किसने करवाया था, इसे करवाया था अशोक ने। और नेक्स्ट है आपका क्या हो जाएगा, लास्ट आपका चौथा जो है वो आपका हुआ था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक। और ये कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। और इसे किसने करवाया था, कनिष्क ने करवाया था। तो ये सभी याद रख लीजिए। पहला 483, दूसरा 383, तीसरा 256 और चौथा जो है फर्स्ट शताब्दी ईसा पूर्व। तो कहाँ कहाँ, राजगीर हो गया आपका, दूसरा आपका वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। तो कौन कौन करवाए, अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। तो ये सभी जो है बौद्ध संगति के बारे में दिया हुआ फैक्ट्स है। तो इसका जो राइट आंसर है पाटलिपुत्र, राजगीर और कश्मीर तीनों उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके शासन में नवरत्न के रूप में जो है अलंकृत किया गया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नवरत्न कौन कौन थे दोस्तों, एक थे धनवंतरी, दूसरे कालिदास, तीसरे अमर सिंह, चौथे घट खरपर, पांचवें वराह मिहिर, छठे छपनक, सातवें शंकु, आठवां वरुरुचि और नौवां वेताल भट्ट जो है चंद्रगुप्त के द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। और अकबर के दरबार में भी दोस्तों नवरत्न थे, ये भी याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है 73वां क्वेश्चन, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो जो सिराजुद्दौला पराजित हुआ था अंग्रेजों से वह थी प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की लड़ाई यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि हुआ था 1757 ईस्वी में। और डेट है इसका 23 जून, जो कि इसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध लड़ी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लासी, ऑप्शन नंबर बी। 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको, पांचों में से ये कौन सा जो परिणाम था वो 1857 के विद्रोह का था। तो
तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि 1857 के विद्रोह का परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। सो ऑप्शन नंबर ए 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर प्रश्न कि वास्को डी गामा का मकबरा जिसे दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों कोची में। कोची यानी कि मौजूदा अभी केरल स्थान पे वास्को डी गामा का मकबरा स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वास्को डी गामा जो है पहली बार जो है भारत की खोज के लिए 8 जुलाई 1497 ईस्वी को पुर्तगाल से यात्रा प्रारंभ किया था और यह 1498 में यह कालीकट पहुंचा था। और दूसरी बार जो यह आया था भारत, यह 1502 में आया था और तीसरी बार यह आया था 1524 ईस्वी में। और वास्को डी गामा की मृत्यु जो हुई वह 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को हुआ इसका मृत्यु वास्को डी गामा का, और उसे दफनाया गया कोची केरल में। नेक्स्ट है कि रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। तो रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की जो है स्थापना किया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुआ था ये भी जान लीजिए, 1 जून 2005 ईस्वी में किया गया था, 1 जून को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है यानी फॉल्स है। तो इसमें से जो आपका है जूनागढ़ का किला जो है कर्नाटक, यह फॉल्स है दोस्तों, यह युग्म गलत है। जो जूनागढ़ का किला है वो कहाँ स्थित है, वह गुजरात में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, जूनागढ़ का किला जो है कर्नाटक गलत है। नेक्स्ट है आपका 78 नंबर के 1817 के पाइक विद्रोह के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किसने किया था। तो पाइक 1857 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व वो किए थे दोस्तों बख्शी जंगबंधु विद्याधर ने। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो पाइक विद्रोह जो है 1817 से लेकर कब तक चला था, वो 1825 ईस्वी तक चला था। और यह जो है पाइक विद्रोह किस प्रांत से संबंधित है, यह है उड़ीसा प्रांत से संबंधित पाइक विद्रोह। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 79 प्रश्न, 79 नंबर, रमदान या रमजान इस्लामिक कैलेंडर का कैवा महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। तो यह जो है रमदान या रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। सो ऑप्शन नंबर यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यह जो है रमजान का महीना कभी 29 दिन का होता है तो कभी 30 दिन का होता है, ये भी याद रखिए। 80 नंबर प्रश्न है आपका, यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है। तो यहूदियों के जो हनुका पर्व होता है, क्या हनुका पर्व जो होता है उसे रोशनी का पर्व कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 है कि बाइबिल में कितने नियम हैं। तो बाइबिल में दोस्तों 2 नियम है, कितने, 2। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। 82 है कि इस्लाम ब्लैंक में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है। तो वह जो है आपका 7वीं शताब्दी में, कैवीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में जो है पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 82 का। 83 नंबर प्रश्न देखिए कि क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है। तो यह क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है वह गुवाहाटी में स्थित है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से सुमेलित हैं। तो निम्न में से दोस्तों बताइए कौन कौन से सुमेलित है। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग शासक खारवेल का है, तो यह आपका सही है। दूसरा जो है आपका कि खारवेल जो, उसके बाद एहोल अभिलेख जो है आपका किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से। तो एहोल जो है पुलकेशिन द्वितीय से, ये भी आपका सही है दोस्तों। और जूनागढ़ जो अभिलेख है वो शासक रुद्रदामन से है, तो ये भी सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही सुमेलित है। सारीपुत्र प्रकरण निम्न में से किसकी रचना है, 85 नंबर प्रश्न है। फटाफट दोस्तों दीजिए किसकी रचना है सारीपुत्र प्रकरण।
तो यह दोस्तों रचना है अश्वघोष का। तो अश्वघोष इसमें से कोई ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। सो ना ही एक होगा नागार्जुन, ना ही नागसेन, ना ही वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, जबकि सारीपुत्र प्रकरण के जो रचना किए थे वो अश्वघोष किए थे, यह जान लीजिए। नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न, सुशर्मन मगध पर शासन करने वाले निम्न में से किस वंश का अंतिम शासक था? तो सुशर्मन मगध पर शासन करने वाले कण्व वंश का, कौन सा कण्व वंश का अंतिम शासक था? तो ना ही सुशुनाग है, ना ही नंद है, ना ही शुंग होगा। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 87 है कि सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के काल में हुआ था? तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में निर्माण हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 है कि कश्मीर के इतिहास को बताने वाला राजतरंगिणी शीर्षक वाले साहित्य की रचना से संबंधित व्यक्ति निम्न में कौन था या थे? तो इसमें जो है कश्मीर के इतिहास को बताने वाले राजतरंगिणी शीर्षक वाले साहित्य की रचना से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कल्हण थे, जोनजा राजा थे, श्रीवर थे और प्रज्ञा भट्ट एवं सुक्का थे। तो इसमें कल्हण, जोना राजा और श्रीवर ये तीनों दिया हुआ है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 89 है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 90 है कि इंडो ग्रीक शासक जो है डेमेट्रियस का शासन काल कब का था? तो डेमेट्रियस का शासन काल बताइए आपका। तो उसका था द्वितीय सदी ईसा पूर्व के आरंभिक चरण में था। तो आरंभिक चरण यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, द्वितीय सदी ईसा पूर्व के आरंभिक चरण। 91 है कि परांतक प्रथम दक्षिण भारत में निम्न में से किस राजवंश का शासक था? परांतक, तो वह दोस्तों था चोल राजवंश का शासक। किस, कौन सा? चोल वंश का एक शासक था। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल परांतक के बारे में। तो परांतक प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा? वो रहा आपका 907 से लेकर 955 ईस्वी तक रहा। तो चलिए नेक्स्ट है आपका 92 नंबर प्रश्न कि कारकेटक वंश निम्न में से किस क्षेत्र पर शासन करने वाला एक राजवंश था? तो कारकोट वंश जो है कश्मीर पर शासन करने वाला एक राजवंश था। तो कश्मीर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 प्रश्न का। नेक्स्ट है आपका 93 नंबर प्रश्न कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण उड़ीसा के गंग वंश के शासक थे, उनका नाम था अनंत वर्मन चोडगंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ई। तो अनंत वर्मन इसमें नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई 93 का राइट आंसर है। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? तो आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को राजधानी घोषित किया था। कब? 1571 ईस्वी में। और 1585 ईस्वी में जो है आपका अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। अलबरूनी का भारत आया था, अलबरूनी भारत जो आया था वो आया था दोस्तों 11वीं सदी के पूर्वार्ध में। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का। 96 है कि विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के क्रम में पहले से बाद के रूप में कौन सा विकल्प सही है, आपको यह बताना है। तो एक तरफ पे संगम, सालू, तुलुवा या अराविडू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वही होगा संगम, सालू, तुलुवा और अराविडू, जो कि विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है। सो ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर है 96 का। 97 के स्थापना वर्ष के आधार पर बिहार के निम्न दिए गए क्रांतिकारी संगठन को पहले से बाद के क्रम में सजाने वाले विकल्प का चयन करें। तो एक तरफ पाटलिपुत्र युवक संघ, पटना युवक संघ और पटना में अनुशीलन समिति की शाखा। तो इसका जो सही क्रम में सजेगा दोस्तों वो सजेगा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा।
उसके बाद आ जाएगा आपका पटना युवक संघ, उसके बाद पाटलिपुत्रा युवक संघ। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें 321 इंक्लूडेड है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 98वें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में निम्नांकित तथ्यों में सही तथ्य की पहचान करें। क्या है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से संबंधित तथ्य को सही पहचान करना है। तो जो सही तथ्य है आपका इनमें से एक से अधिक है दोस्तों। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत पेशी को छोड़ दिया। तो इसका एक ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है जबकि जयप्रकाश नारायण ने इस समय पटना कॉलेज के सभी पढ़ाई को तब छोड़ दिया जब उनके परिवार के सिर्फ 20 दिन शेष बचे थे। तो जयप्रकाश नारायण ने भी पटना कॉलेज को छोड़ दिया। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बलदेव सहाय ने अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था। ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कारण है आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का। सो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर है। 99 नंबर प्रश्न आपका है कि ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया। कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो किया गया जान लीजिए 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। सो वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा 1781 ईस्वी। नेक्स्ट है आपका 16वां नंबर प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में CR फार्मूला किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो जो अंतिम वर्ष प्रस्तुत किया गया था वो 1944 ईस्वी में किया गया था CR फार्मूला का यूज, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 1944। और नेक्स्ट है 101वां प्रश्न आपका कि स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष बिहार में बाकस्त भूमि आंदोलन संगठित किया गया। तो यह संगठित किया गया था 1937 से लेकर 1938 के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सामान्य भूमि में बाकस्त भूमि उसे कहते थे जिसे जमींदारों ने किसानों से हड़प लिया हो। नेक्स्ट है 102 के क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का पहला खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो वो किया गया था दोस्तों स्पेन के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन। बोस्टन टी पार्टी इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है। तो बोस्टन टी पार्टी जो है इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में यह हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्र राष्ट्रों ने सेवरेस की संधि किस देश के साथ की थी। तो सेवरेस की संधि मित्र राष्ट्रों ने टर्की के साथ किया। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो इस फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जो है जीन जॉन के ने किया। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। तो वो हुआ था दोस्तों वेस्टफेलिया के संधि के कारण 30 वर्षीय युद्ध की 30 ईयर वार की समाप्ति हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व जो है ऑरलैंडो ने किया। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 107 का। 108 है कि वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज किराया पर किसने लिया था। वैंकूवर जाने के लिए तो वो लिया था दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ई राइट आंसर है। 109 है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का कौन शासक था बताइए। लुईस 16वां 14वां या 13वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लुईस 16वां। सो ऑप्शन नंबर ए 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110 है आपका कि जर्मनी के इटलीकरण का वास्तुकार कौन था। रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था। तो यह इसका जो राइट आंसर होगा जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार एंटोन वान बिस्मार्क थे, जो रक्त एवं लौह नीति का विश्वास रखते थे। सो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा एंटो वान बिस्मार्क। फिर से अब सेट नंबर 1 में भूगोल से स्टार्ट करते हैं, जो कि फिर से यह जो प्रश्न है आपका 71 नंबर से स्टार्ट होगा। तो 71 नंबर का जिनका भी भूगोल होगा वो बनाएंगे। तो 71वां नंबर है कि मणिपुर जो भारत का एक राज्य है
देश के किस हिस्से में स्थित है? तो मणिपुर जो है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। तो हम लोग सभी जानते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है सेवन सिस्टर के अंतर्गत जो है पूर्वोत्तर राज्यों को जो है सेवन सिस्टर कहा जाता है, जिसमें जो है आपका मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा आते हैं। ये सभी जो हैं सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, जो कि सभी पूर्वोत्तर राज्य हैं। ठीक, सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर एक पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। उस धार्मिक शहर का नाम है दोस्तों पुष्कर, जो कि राजस्थान प्रदेश में स्थित है। सो पुष्कर यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 नंबर प्रश्न का। यह जो है पुष्कर में जो है ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। कौन सा ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये याद रखिएगा। ब्रह्मा मंदिर जो है पुष्कर में स्थित है। और भारत का एकमात्र जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो सिर्फ राजस्थान के पुष्कर में ही स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें जो है पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। पुष्कर में कौन सा मेला, पुष्कर मेला का आयोजन। नेक्स्ट है 73 नंबर के निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? उस नदी का नाम है दोस्तों बेतवा नदी, जिसका उद्गम जो है विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा। बेतवा नदी जो है आपका यमुना नदी का सहायक नदी है। किसका, यमुना नदी का जो है बेतवा नदी सहायक नदी है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 74 है कि गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? तो गंगा का जो निचला मैदान जो है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश तक विस्तृत है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और गंगा का जो निचला मैदान जो है राजमहल पहाड़ियों के निकट जो है संकरा हो गया है। कहाँ, राजमहल के पहाड़िया के बीच जो है एकदम सकरा हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में असुरक्षित प्रजाति है। तो असुरक्षित प्रजाति जो है भारत में है दोस्तों, इसमें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक असुरक्षित प्रजाति है, जिसमें कि पहला आपका गंगाई डॉल्फिन हो गया, दूसरा आपका काला हिरन हो गया, तीसरा जो है आपका एशियाई हाथी हो गया। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आपका असुरक्षित प्रजाति है भारत में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 76 है कि भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो वन संसाधन के ह्रास का सबसे प्रमुख कारण है दोस्तों कृषि का विस्तार। इस कारण जो है वन संसाधन का ह्रास हुआ है, हानि हुआ है, कमी आई है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 76 का करेक्ट आंसर होगा। 77 है कि नाथपा झाकरी जो है परियोजना किस नदी पर स्थित है? नाथपा झाकरी परियोजना यह स्थित है सतलुज नदी पर। कौन सा, सतलुज नदी पर जो है नाथपा झाकरी परियोजना है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नाथपा झाकरी परियोजना जो है 2004 ईस्वी में तैयार हुआ था। कब, 2004 में। और जो यह जो परियोजना कहाँ है वो एचपी में है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो बिहार में जो है बरौनी थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो है बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। कहाँ, बेगूसराय जिला में ही, याद रखिएगा। बिहार रिलेटेड ये आपका जीके है। नेक्स्ट है कि भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाण है। तो उसका नाम है दोस्तों NTPC। कौन सा, NTPC भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है। सो NTPC यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। ये इससे रिलेटेड फैक्ट से याद रखिएगा। और NTPC जो है भारत का महारत्न कंपनी में शामिल है। कौन सा, महारत्न कंपनी में, भारत का महारत्न कंपनी में NTPC जो है वो शामिल है। और NTPC का पूरा नाम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। और HAIL का पूरा नाम क्या है दोस्तों, आप बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए। HAIL का पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। HAIL का पूरा नाम है। तो चलिए NTPC ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 80 है कि कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में किसका उत्पादन में दूसरा बड़ा देश बन गया था? वो किसके उत्पादन में बना था दोस्तों? वो बना था दोस्तों कृषि के उत्पादन में दोस्तों, जिसमें कि आपका हो गया गन्ना में और चावल में जो है
भारत दूसरा स्थान बन गया। तो गन्ना और चावल आपका हो जाएगा एक और सी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो कृषि रिपोर्ट आया था उसमें जो है गन्ना चावल में भारत जो है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश था। तो बताइए फटाफट कि चावल में जो है प्रथम स्थान पर कौन सा है अगर भारत दूसरे स्थान पर है, और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है। तो चावल में जो प्रथम स्थान पे है वो है चीन है, और गन्ना में जो प्रथम स्थान पे है वो है आपका ब्राज़ील है। ये दोनों देश जो है प्रथम स्थान पे कब्जा किए हुए हैं, और भारत का जो है रैंक है वो सेकंड है इन दोनों के उत्पादन में, दूसरे स्थान पर। तो चलिए 80 के बाद 81 नंबर प्रश्न क्या है बीपीएससी टीचर्स 4.0 के 6 to 8 टीचर के लिए। 81 नंबर प्रश्न है कि किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। तो संस्थागत सुधार था किसानों के फायदे के लिए कृषि क्षेत्र भूमि में, किसमें, भूमि सुधार में, कृषि के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो यह आयोजित हुआ था दोस्तों 1992 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में। सो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 82 के बाद 83 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह लागू किया गया था 1972 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी। इसे जो है छाता विधान के भी नाम से जानते हैं। कौन सा, छाता विधान के भी नाम से जानते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को। और वह विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, यह फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। विश्व वन्यजीव दिवस यह मनाया जाता है 3 मार्च को, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, याद रखिएगा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, भौगोलिक क्षेत्रफल जो है भारत का 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में कुल तटीय भाग की लंबाई कितना है, वो है आपका 7516.6 किलोमीटर है, और मुख्य भूमि तटीय क्षेत्र रेखा की लंबाई जो है आपका 6100 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। और भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा यानी कि टेरिटोरियल सी जो है तट रेखा से 12 समुद्री मील तक, कितना 12 नॉटिकल मील दूरी तक है, कितना 12 समुद्री मील तक है। ये सभी जो फैक्ट्स हैं ये याद रखिए आप। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपका 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। 85 है कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है, जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा ये होता है दोस्तों 22% योगदान। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है दार्जिलिंग में हुआ था, कब हुआ था, 1897 ईस्वी में। और एनटीपीसी की स्थापना जैसे हमने बताया 1975 ईस्वी में किया गया था, कब, 1975 में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 22% राइट आंसर हो जाएगा 85 का। 86 नंबर देखिए, 86 में है कि भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति। तो जल जीवन मिशन के अनुसार जो है 55 लीटर की आवश्यकता है, तो 55 लीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जल जीवन मिशन का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त को हुआ था, और ईस्वी का नाम है 2019 ईस्वी में किया गया था। और जो है यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह मिशन जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय। और इसका उद्देश्य जो है जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है। इस जो मिशन का उद्देश्य है जल को जो है शक्ति के रूप में, आंदोलन के रूप में विकसित करना है। अटल टनल की लंबाई कितनी है, फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। अटल टनल जिसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर है अटल टनल की लंबाई। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 9.02 किलोमीटर हो जाएगा। और अटल टनल जो है एक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक राजमार्ग सुरंग है। यह जो है हिमाचल प्रदेश में लेह, कौन सा, हिमाचल में लेह तथा मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है। कहाँ, रोहतांग दर्रा, याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा के नीचे बनाया जा रहा है यह जो है अटल टनल, हिमाचल के लेह और मनाली राजमार्ग पर, ठीक है, हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में। सो 9.02 किलोमीटर अटल टनल की लंबाई हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वह है आपका मुंबई बंदरगाह। सो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह।
और भारत की जो समुद्री तटीय सीमा रेखा जैसा कि आपको बताया वो कितना किलोमीटर है, वह 7516.6 किलोमीटर है भारत की समुद्र तटीय सीमा रेखा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। और सबसे गहरा जो बंदरगाह है, कौन सा गहरा डेप्थ में है, वो कौन सा है, वो है आपका विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह, ये याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह भी कौन सा है, वो है विशाखापत्तनम में प्राकृतिक बंदरगाह सबसे श्रेष्ठ यानी कि सबसे बेस्ट बंदरगाह है। और जो है भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड जो है वो कहाँ है, वो है गुजरात में है। गुजरात के कहाँ पे, वो है आपका अलंग में, जहाँ जो है जहाज़ को तोड़ा जाता है, सबसे बड़ा जो है जहाज़ तोड़ने का यार्ड। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर के निम्नलिखित में से किसको जो है राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नाम दिया गया है। किसको दिया गया है, वो दिया गया है इलाहाबाद हल्दिया को राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नाम दिया गया है। और जलमार्ग की स्थापना कब किया गया था, इसका स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था। और इसकी कुल लंबाई कितना है, इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग की लंबाई वो है आपका 1620 किलोमीटर है। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका। भारत में रेलवे को कितने जोनों में जो है पुनर्गठित किया गया है। भारत में जो है इन उपयुक्त में से कोई भी रेलवे जोनों में पुनर्गठित नहीं किया गया है, ना ही 8 में, ना ही 12 में, ना ही 16 में। कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। इसे जो है 18 जोनों में जो है पुनर्गठित किया गया है। 18 जोन राइट आंसर होगा। 100 उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और दिल्ली मेट्रो रेल की सेवा कब शुरू हुआ था, वो हुआ था आपका 24 दिसंबर 2002 ईस्वी को। ये कुछ फैक्ट्स है, वो यहाँ पे याद रखिए। और रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था, भारत में हुआ था 1853 ईस्वी में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था, वो लॉर्ड जो है आपका डलहौजी के कार्यकाल में जो है रेलवे सेवा का शुरुआत हुआ था, ये याद रखिएगा 1853 ईस्वी। 1855 में भारत में पहली बार जूट मिल जो है किस स्थान पर स्थापित किया गया था। तो जूट मिल सबसे पहली बार स्थापित किया गया था 1885 ईस्वी में, वो आपका रिसरा में। कहाँ, रिसरा में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, रिसरा। और जूट उत्पादन में जो है दोस्तों भारत जो है, बांग्लादेश है और चीन जो है महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीनों का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। और जो है गोल्डन फाइबर जो है जूट उद्योग से संबंधित है। गोल्डन फाइबर जो है जूट उद्योग से संबंधित है। गोल्डन फाइबर को हम लोग जूट भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 91 के बाद 92 नंबर प्रश्न। 92 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है। अलकनंदा में बाईं ओर से, उस नदी का नाम है दोस्तों कौन सा, नंदाकिनी और गंगा और पिंडार। नंदाकिनी और पिंडार, ठीक। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार जो है अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है। सो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 93 के गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत पठार की सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर वो आपका है दोस्तों अरावली पर्वत की जो है सर्वश्रेष्ठ जो है शिखर है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी जो ऊंचाई है आपका गुरु शिखर का वो है 1722 मीटर है। कितना, 1722 मीटर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों नरौरा पे स्थित है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। तो ना ही कैगा होगा, ना ही काकरापारा होगा, ना ही कलपक्कम होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। कैगा जो है वो कहाँ है, वो आपका कर्नाटक में स्थित है, उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। और काकरापारा जो है आपका ये गुजरात में स्थित है, ठीक। और आपका कलपक्कम जो है वो कहाँ स्थित है, वो तमिलनाडु में स्थित है। सो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वो है आपका कैगा, वो कहना नरैरा स्थान पर स्थित है, नरैरा। हड़ौती का पठार कहाँ है। तो हड़ौती का पठार जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालवा पठार को जो है राजस्थान में हड़ौती का पठार कहते हैं। किसको, मालवा पठार को जो है हड़ौती का पठार कहा जाता है राजस्थान में। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्न में कहाँ है। तो कोयला उत्पादक क्षेत्र भारत में जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जगह पे है दोस्तों। दामोदर घाटी में है आपका, सोन घाटी में है, महानदी घाटी में है,
गोदावरी घाटी में, ये सभी में है। सो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ कोयला उत्पादक क्षेत्र है भारत में। 97 है कि हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो स्थित है वो असम राज्य में स्थित है। सो असम यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हिंदुस्तान उर्वरक निगम का जो स्थापना हुआ था वो 1978 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो बिहार के हाजीपुर में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत जो है आपका दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर, समस्तीपुर रेलवे मंडल यानी डिविजन्स आते हैं। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 99 कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम है अबुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप का। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो नामकरण हुआ था वो 2 सितंबर 2015 ईस्वी को जो है व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अबुल कलाम द्वीप रखा गया 2 दिसंबर 2015 ईस्वी को। और यह जो द्वीप है भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अबुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। डूंग या झंपोश सिंचाई पद्धति जो है सिंचाई संरचना किस स्थान क्षेत्र की है? डूंग या झंपोश सिंचाई पद्धति यह जो है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक जगह की है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी की भी है और यह पश्चिम बंगाल की भी है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा ठीक नहीं है? तो खरीफ जो है महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में होता है और वसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। यह जो है आपका सही नहीं है। खरीफ जो है महीना जो है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में होता है और बसंत ऋतु के अंत में काटी जाती है, यह ठीक नहीं है। सो ऑप्शन ए इसका 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 102 की विश्व में सबसे बड़ा गरान वन यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट निम्न में से कौन सा है? गरान वन सबसे बड़ा विश्व का वो है आपका सुंदरवन वन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि आपका WB यानी कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। और शीतकाल में भारत में सवेरियाई जो सारा से केवला देवघाना पश्चिम बिहार में प्रायः दिखाई पड़ते हैं। और मैंग्रोव वन जो है समुद्री तटीय कटाव को रोकती है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 है कि भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? वो जो है खरीफ फसल जो है आपका मई जून में शुरू होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरीफ। नेक्स्ट है आपका शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार पर होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? वो होगा आपका मौसम साफ होने पर जो है हम लोग ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं शीत ऋतु में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वह है आपका लेह है सबसे ठंडा स्थान। और भारत में जो है लद्दाख सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल जो है भारत का वह है आपका लद्दाख है, यह याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे जो है स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? स्वतः कृषि मिट्टी तो वो कहा जाता है काली मिट्टी को, जो कपास की काली मिट्टी है उसे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में जो है जल धारण की क्षमता अधिक होती है, इसके कारण जो है नमी उसमें सबसे ज़्यादा होती है। 106 की निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? तो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है। वो 3 देश कौन सा है? पहला तो आपका चीन हो गया, दूसरा आपका भूटान हो गया और तीसरा जो है आपका म्यांमार हो गया। इसकी जो सीमा जो है 3 देशों से मिलती है अरुणाचल प्रदेश की। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से वो कौन सा फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? उस फसल का नाम है दोस्तों चावल। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो जलोढ़ में उगती है और उसके लिए प्रचुर मात्रा की पानी की आवश्यकता होती है। और चावल जो है भारत का प्रमुख जो है मुख्य खाद्य फसल है। कौन सा है? खाद्य फसल है भारत का, ठीक। और चावल जो है सबसे अधिक भारत में बोई जाती है, ये भी याद रखिएगा। और चावल का कटोरा जो है भारत में किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। और चावल जो है उष्णकटिबंधीय जो है फसल है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय फसल है।
और चीन के बाद जो है भारत का दूसरा नंबर है दोस्तों उत्पादन में। किसमें? उत्पादन में जो भारत का रैंक है वो सेकंड है और फर्स्ट जो है वो आपका चीन है। ठीक, ये याद रखिएगा चावल के उत्पादन में। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? अनुसंधान संस्थान और दूसरी तरफ है आपके मुख्यालय। तो इसमें जो है आपका रेशम अनुसंधान संस्थान जो है बेंगलोर में है, ये आपका सही मिलान है। केंद्रीय जो है सरकरा जो अनुसंधान संस्थान वो कहाँ है? वो कानपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और चर्म अनुसंधान संस्थान वो कहाँ है आपका? वो आपका चेन्नई में स्थित है। सो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, जो मिलान सही है। 109 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो जनसंख्या घनत्व था 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि तमिलनाडु का सूखा रहने का प्रमुख कारण है यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु का सूखे रहने का कारण। 110 के बाद चलिए 111 नंबर प्रश्न। फिर अब आता है आपके राज्य व्यवस्था से अथवा राज्य व्यवस्था से आपके संबंधित प्रश्न, यानी कि आपके पॉलिटी से संबंधित प्रश्न, जो कि आपका 111 से फिर ये स्टार्ट होता है। तो भारत के संविधान में जो है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किससे शामिल है? भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो वो शामिल है दोस्तों राज्य सूची में। तो राज्य सूची यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य सूची। 112 की संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 112 का भी। 113 के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है विधान परिषद है? तो विधान परिषद जो है इनमें से जो है आपका ना ही झारखंड में, ना ही उड़ीसा में है, कर्नाटक में जो है विधान परिषद है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वर्तमान में जो है भारत में कितने राज्यों में है दोस्तों विधान परिषद? ये आपके टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है, 6 में, जिसमें कि आपका ये आपका कर्नाटक हो गया, दूसरा आपका यूपी हो गया, तीसरा आपका महाराष्ट्र हो गया, चौथा आपका बिहार हो गया, पाँचवा आपका आंध्र प्रदेश हो गया और छठा तेलंगाना हो गया दोस्तों। ठीक, ये सभी में जो है आपके 6 में जो है वर्तमान विधान परिषद हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कर्नाटक। और विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का जो है उच्च सदन होता है और विधान परिषद की संरचना का उल्लेख जो है अनुच्छेद 171 में लिखा हुआ है। सो चलिए कर्नाटक इसका राइट आंसर है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति पद का उल्लेख है और अनुच्छेद 53 में लिखा है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। और राष्ट्रपति जो होता है भारत का फर्स्ट जो है नागरिक होता है, यानी कि प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है भारत का। ठीक, ये इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, लेकिन गोवा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। गोवा जो है 25वां राज्य बनाया गया था, कब? 1987 ईस्वी को 30 मई को। वो भी संविधान संशोधन जब 56वां हुआ था 1987 ईस्वी में, तब 25वां राज्य जो है गोवा बनाया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का प्रमुख है? तो भारत का प्रमुख जो होता है वो होता है राष्ट्रपति होता है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट आंसर होगा, प्रेसिडेंट जो है भारत का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति का पद का उल्लेख दिया हुआ है। 117 के भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों 42वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो है भारतीय संविधान का वो स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था जेएल नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को जो है, कब 13 दिसंबर 1946 को जो है जेएल नेहरू जी के द्वारा जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना जो है प्रस्तुत किया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है अमेरिका देश से लिया गया है। अमेरिका, तो ना ही जर्मनी इसका होगा, ना ही जापान, ना ही इंग्लैंड, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों में राज्यों वालों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें और सही विकल्प का चयन करें। ठीक, सही विकल्प का चयन करना है। तो उसमें जो बढ़ते क्रम में जो है आपका सही विकल्प जो होगा उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद महाराष्ट्र होगा, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल और बिहार होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, उनको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले यहाँ बिहार आएगा, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। कोई भी जो है बढ़ते क्रम में सही नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा 121 का। 122 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य जो थे वो महात्मा गांधी, मोहम्मद जिन्ना आदि नहीं थे। उपयुक्त में से कोई नहीं जो है राइट आंसर होगा। ये सभी जो है सदस्य थे। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? यह जो है अस्तित्व में जो है भारतीय उच्चतम न्यायालय किसी भी तिथि को अस्तित्व में नहीं आया। उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को ईस्वी को किया गया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई 123 का। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से लेकर 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति के तहत पालन किया गया? तो पालन किया गया दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, साउथ अफ्रीका। और रंग भेद का विरोध करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे दोस्तों महात्मा गांधी थे, जो रंग भेद का विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है अमेरिका का गांधी कहा जाता है। और नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। और दक्षिण अफ्रीका के गांधी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। ठीक, याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका का गांधी। मंडल आयोग ने 1980 को अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? वो किया था दोस्तों 27% आरक्षण की संस्तुति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मौलिक अधिकार जो संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? तो संविधान का हृदय एवं आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष जो है आपका जो है अनुच्छेद 29-30 है। उपयुक्त में से कोई नहीं जो है प्रति विशेष है। ऑप्शन नंबर ई इसका भी राइट आंसर है। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि फॉल्स है, वो आपको बताना है। तो फॉल्स कथन जो है, उपयुक्त में से कोई भी कथन जो है गलत नहीं है, बाकी सभी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई इसका भी राइट आंसर है 128 का। 129 है कि 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? वो क्या था? जिम्बाब्वे देश ने दोस्तों, जिम्बाब्वे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? जिम्बाब्वे की राजधानी जो है हरारे है। और इसकी मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर है, यूएसए डॉलर है, ये याद रखिएगा जिम्बाब्वे का मुद्रा। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता जो है प्रथम बैठक का अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और संविधान सभा की बैठक प्रथम कब हुआ था? वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट है 130 के बाद 131 नंबर प्रश्न कि भारत का एक जो है प्रजातांत्रिक गणराज्य क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। भारतीय संविधान ने व्यवस्था किसकी की है? वो किया है एक निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था किया है भारतीय संविधान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति जो है भारत का राज्य यानी देश प्रमुख होता है। 132 से ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संसद में शामिल होते हैं? भारतीय संसद में जो शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, ये तीनों शामिल होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ये तीनों शामिल होंगे भारतीय संसद में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? वो करता है 324 अनुच्छेद। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 134 का। 135 है कि ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ग्राम पंचायत जो है उपयुक्त में से किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है दोस्तों। ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए इसका कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों के लिए होता है। जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मध्य अवधि चुनाव। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो। जब लोकसभा चुनाव 5 वर्षों पर होती है तो इसे आम चुनाव यानी कि जनरल इलेक्शन कहा जाता है। आम चुनाव जो होता है, जो लोकसभा चुनाव जो है 5 वर्ष पर होता है, उसे कहा जाता है आम चुनाव। भारत एक राजधर्म है। भारत का राजधर्म क्या है दोस्तों? भारत का राजधर्म उपयुक्त में से कोई नहीं है। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष देश है। सो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? आधुनिक समय में जो सर्वप्रथम जो है न्यूजीलैंड जो है महिलाओं का अधिकार जो है प्रदान किया। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है हरियाणा विकास पार्टी नहीं है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में राजनीतिक पार्टी की मान्यता जो है चुनाव आयोग देती है और 2024 के अनुसार भारत में जो है 6 जो है राष्ट्रीय पार्टी हैं। कितने? 6 जो है राष्ट्रीय पार्टी है। और भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी कौन सा है? वह है आपका बीजेपी सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी है, जो कि विश्व का भी सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी है। अमेरिका में जो है 2 दलीय प्रणाली है। कितना? 2 दल का प्रणाली है अमेरिका में, और भारत में जो है वो बहुदलीय प्रणाली है, यह याद रखिएगा। बीजेपी जो भारत और विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी है। नेक्स्ट है 140 की संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? वो अनुच्छेद 32 को कहा है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 को जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा है, अनुच्छेद 21 को। 141 नंबर प्रश्न है आपका कि फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया? फ्रांस में यह बुलंद किया गया दोस्तों 1789 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है? यह लिखा है हॉब्स ने, इनका कथन है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह पर बंधनों में रहता है? तो यह कहना है रूसो का। किनका? यह महान दार्शनिक रूसो का कहना है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो होता है राष्ट्रपति के द्वारा निलंबन मौलिक अधिकार। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मौलिक अधिकार को कम या समाप्त कर सकता है, उन्हें यह अधिकार है। और जान लीजिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा भारत में अब तक जो है 3 बार लागू किया जा सका है, और वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में नहीं हुआ है, ये भी आप जान लीजिए। भारत में जो है सांप्रदायिकता का विकास का मुख्य कारण क्या है? सांप्रदायिकता के विकास का भारत में सबसे प्रमुख कारण अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किए जाने का कारण था। तो पारित किए जाने का कारण था उसका पंचायती राज को बल प्रदान करना, 73वां संशोधन अधिनियम को। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 146 का। 147 से संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो सभापतित्व करते हैं भारत के लोकसभा अध्यक्ष संसद के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किसी विशेष दिन जो है अधिकतम जो है 20 तारांकित सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 149वां नंबर प्रश्न क्या है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का जो है
सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? किस ईस्वी सन में किया गया था निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण? तो पिछली बार किया गया था 1973 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150वां है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है वो श्रीमती भंडार नायके है दोस्तों। ये जो है श्रीमती श्रीमाव भंडार नायके जो है विश्व की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये याद रखिएगा। और भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी। 150 नंबर प्रश्न समाप्त हुए। अब क्या है दोस्तों, अथवा अब ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड प्रश्न है। तो आपके जो दो जो है अथवा से रिलेटेड प्रश्न है। एक था वो भूगोल, अब ये है अर्थशास्त्र। चलिए 111 से फिर से यह स्टार्ट होता है बीपीएससी टीचर 4.0 के 6 to 8 समान अध्ययन के टीचर के लिए। तो 111 है कि द इकोनॉमिक कंसिक्वेंस ऑफ द पीस पुस्तक निम्न में से किस विद्वान की रचना है? तो यह रचना है जॉन मेनार्ड कीन्स की। जॉन मेनार्ड कीन्स, यह इन्होंने द इकोनॉमिक कंसिक्वेंस ऑफ द पीस पुस्तक की रचना किया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इन इंक्वायरी इन टू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन निम्न में से किस अर्थशास्त्री की रचना है? ये सभी जो है इनका बुक का नाम लिखा हुआ है। तो यह रचना किस अर्थशास्त्री का है? तो यह एडम स्मिथ जी की रचना है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स निम्न में से किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है अल्फ्रेड मार्शल की जो है यह पुस्तक है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अल्फ्रेड मार्शल। यह जो है एक अंग्रेज अर्थशास्त्री थे। निम्न में कौन सुमेलित है? जो सुमेलित है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित है कि एडम स्मिथ जो है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो है एडम स्मिथ है। समशिष्ट अर्थशास्त्र के जनक जो है जॉन मेनार्ड कीन्स है। और विशिष्ट अर्थशास्त्र के जनक जो है अल्फ्रेड मार्शल हैं। ये सभी जो है सही सुमेलित है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? इस योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे दोस्तों वो थे आपके श्री मोंटेग सिंह अहलूवालिया जो है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? वो जाना जाता है एलपीजी मॉडल के रूप में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 116 का। 117 है कि वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण विनियमन करता है? वह केंद्रीय बैंक का नाम है नाबार्ड। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण या नियमन करता है। और नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 12 जुलाई को हुआ था और ईस्वी 1982 ईस्वी को। गैर निष्पादित संपत्ति शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह शब्द जो है बैंकिंग से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 119 है कि भारत में निवेश योजनाओं के संदर्भ में पीपीएफ में द्वितीय पी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो द्वितीय पी का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है प्रोविडेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है 119 के बाद 120 है कि एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए, एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो एसबीआई का जो स्थापना हुआ था 1955 में किया गया था। तो 1955 यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और एसबीआई जो है दिवस कब मनाया जाता है? वो 1 जुलाई 1955 1 जुलाई को मनाया जाता है एसबीआई स्थापना दिवस। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 121 है कि विदेशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक है। तुलना का मुख्य गुणांक जो होता है वो होता है आय होता है, इनकम होता है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है 121 का। 122 है कि मनरेगा 2025 के अंतर्गत जो है सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को 1 वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो हो जाती है 100 दिन के। कितने? 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है यह मनरेगा एक्ट जो है नरेगा एक्ट कब लाया गया था? यह 2005 में लाया गया था, यह तो आप सभी जानते हैं।
नेक्स्ट है 123 के भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कोपड़ा कब पारित किया गया? तो कोपड़ा जो है 1986 ईस्वी को पारित किया गया। 86 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124 है कि अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? उस अधिनियम का नाम है आरटीआई राइट। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। और यह अधिनियम कब लाया गया? यह लाया गया 2005 ईस्वी में यह भी अधिनियम लाया गया। वह स्थिति जब दो पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है तो उसे कहते हैं चाहतों का दोहरा संयोग। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चाहतों का दोहरा संयोग वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। 126 है जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित का कुल मूल्य है। तो यह जो है जीडीपी जो है सभी अंतिम सामान और सेवाओं का कुल मूल्य है। सो ऑप्शन नंबर 20 का 126 का करेक्ट आंसर होगा। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी वित्त मंत्रालय को है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? रेल बजट को जो है आम बजट में 2017 ईस्वी में मिला दिया गया। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 129 का। 130 डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के प्राइमरी सेक्टर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 131 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? वो पंचवर्षीय योजना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस दौरान जो है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? वो हुआ था 1956 से 61 के बीच, याद रखिएगा। और 1956 के औद्योगिक नीति को जो है उद्योग क्षेत्र का लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक, ये भी फैक्ट है कुछ याद रखने लायक, लघु संविधान कहा जाता है। वर्ष 2022-23 में भारत के प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर थी। वो थी दोस्तों 1,72,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका 132 का करेक्ट आंसर है। भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी जो है उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था? वो शुरू किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पहले चरण में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 134 नंबर है कि बिहार का 2021-22 में ऋण जमा अनुपात क्या था? ऋण जमा अनुपात था वो बिहार में 44.2%। सो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 44.2%। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। तो कहा जाएगा रुपयों का मूल्यह्रास। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 136 है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की कल्पना की गई? तो किया गया आपका त्रिस्तरीय स्तर की प्रणाली की परिकल्पना। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 136 का करेक्ट आंसर है। 137 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का मूल सिद्धांत नहीं है? तो सहकारिता का जो मूल सिद्धांत नहीं है 137वां का, वो है आपका वोट देने का अधिकार। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 138 है कि मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ? तो मानव अधिकार आयोग की स्थापना आपको फटाफट कमेंट में आंसर देके बताना है दोस्तों कब हुआ, 44 में, 45 में या 46 में। तो इसकी स्थापना जो हुआ वो 1945 ईस्वी में हुआ। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था इसका स्थापना? 1945 में 10 दिसंबर को हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई? वो हुआ आपका 1991 के बाद संचार सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 140 है कि वाणिज्यिक बैंक समान रूप से ब्याज नहीं देते हैं। वो मांग जमाओं पर जो है वाणिज्यिक बैंक ब्याज नहीं देते हैं समान रूप से। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 के बाद 140 के बाद 141वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का वर्गीकरण नहीं है? तो एटीएम का वर्गीकरण इनमें से कौन सा नहीं है? वो जो है आपका यह जो है आपको उपयुक्त में से एक से अधिक ऑटोमेटिक टेलर मशीन का वर्गीकरण नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं, लाभान्वित कौन होते हैं वैश्वीकरण से? उत्पादक भी होते हैं, लाभान्वित होते हैं, निर्यातक भी होते हैं लाभान्वित। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 1995 ईस्वी के 1 जनवरी में हुआ था विश्व व्यापार संगठन का स्थापना। और WTO का आपका जो है मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? वो है स्थित जिनेवा में, याद रखिएगा। 144 है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के सबसे प्रमुख कारण है आपके कौन से हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक कारण है। पहला है सूचना का अभाव है, दूसरा है उपभोक्ता की अज्ञानता है। इस कारण जो उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अर्धविकसित का परिभाषित शब्द है, अर्धविकसित का परिभाषित शब्द जो है वो आपका निर्धन है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 145 का 146 अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जो है यथार्थवादी के साथ आदर्शवादी विज्ञान भी है अर्थशास्त्र। सो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 147 है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ दोस्तों, वो भी 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। ठीक, 1935 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक अस्थिरीकरण कार्यक्रम है, संरचनात्मक संयोजन है दोस्तों, पूंजी निर्माण का कार्य है। ये सभी जो है आपका आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149वां नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 918 है। सो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है 1000 पुरुषों पर महिला की आबादी को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक, और केरल के जो राज्य के लिंगानुपात जो है वो है आपका 1084 प्रति पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा का है। कहाँ का? हरियाणा का, जहाँ जो है आपका 879 है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो का लास्टवां प्रश्न 150वां प्रश्न क्या है जो अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। तो कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? इसके लिए जो है एक मार्क का उपयोग किया जाता है। किसका? एक मार्क का उपयोग कृषि उत्पादनों के मानवीकरण के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए आपके अर्थशास्त्र से भी रिलेटेड जो आपके प्रश्न थे वो सभी आपके 40 प्रश्न समाप्त हुए, 111 से लेकर 150 तक। फिर देखिए ये आपका आंसर की है, वहाँ से आप आंसर की से आप जो भी मैथ के प्रश्न होंगे आप मिलान कर लीजिएगा जहाँ से आपको समझ में ना आए। देखिए इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था ये सभी के आपके आंसर की आपको यहाँ दे दिए गए हैं। ठीक है, आंसर की से आप आराम से बारी बारी से सभी क्वेश्चन को मिलान कर लीजिएगा जब आप सेट बनाइएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों 6 to 8 टीचर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में मिलते हैं। अगर आपको यह हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि ये मध्य विद्यालय शिक्षक कक्षा 6 से 8 सामाजिक विज्ञान वाले टीचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यह प्रैक्टिस सेट। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।